जय हिंद। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की उस कहानी की तह तक जाएंगे जिसने हमारे आज को बनाया है एक तरह से। और इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि सत्ता मतलब पावर कैसे काम करती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, सिर्फ मुनाफा कमाने आई एक कंपनी, देखते देखते हिंदुस्तान पर राज करने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज का हमारा मिशन है व्यापार से विजय तक के इस सफर के कैसे और क्यों को समझना। यूरोपीय यहाँ क्यों आए और उनमें से सिर्फ अंग्रेजी क्यों कामयाब हुए। और ये समझना जरूरी है क्योंकि इसमें एक पैटर्न छिपा है। स्रोत साफ दिखाते हैं कि ये पैटर्न 3 चरणों में काम करता है। पहले व्यापार करो, ठीक है। फिर उस व्यापार की रक्षा के लिए राजनीति में दखल दो और आखिर में पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लो। ये पैटर्न हमें आगे की पूरी कहानी समझने में मदद करेगा। चलिए तो फिर इसे खोल कर देखते हैं। जब यूरोपीय शक्तियों के भारत आने की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले मसाले आते हैं। क्या ये सिर्फ काली मिर्च और लौंग का खेल था? मसाले शुरुआत थे, एक बड़ा आकर्षण, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी इससे कहीं बड़ी थी। भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। अच्छा। यहाँ का कपास, रेशम और हाथ से बने सामान की पूरी दुनिया में मांग थे। तो यूरोपियों ने भारत को सिर्फ मसालों के स्रोत के तौर पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और अमीर बाजार के तौर पर देखा। मतलब वो यहाँ से सिर्फ ले जाना नहीं चाहते थे, यहाँ अपना माल बेचना भी चाहते थे। बिल्कुल। तो मतलब ये एक तरह का एलिमिनेशन राउंड चल रहा था। कई टीमें आईं, लेकिन ट्रॉफी सिर्फ एक के हाथ लगनी थी। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा और यहीं से ये पूरा खेल शुरू हुआ। उन्होंने गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया। हाँ, और उनके गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखी। सही कहा। स्रोत उनके 2 बड़े योगदानों का जिक्र करते हैं। एक तो उनकी नौसैनिक शक्ति और दूसरा भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। और उनकी नौसैनिक शक्ति ही उनकी असली ताकत थी। उन्होंने समुद्र पर एक तरह का ब्लू वाटर राज कायम किया। दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और जाने वाले आखिरी भी। आखिरी? हाँ, 1961 में गोवा से। ये दिखाता है कि उनका असर कितना लंबा था, भले ही बाद में वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बाद आए डच। उनकी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उनका क्या हुआ? यहाँ एक भारतीय जीत का जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1741 में त्रावणकोर यानी आज के केरला के राजा मार्तंड वर्मा ने डच सेना को कोलाचेल की लड़ाई में बुरी तरह हराया। अच्छा। ये उन गिने चुने मौकों में से एक था जब एक भारतीय साम्राज्य ने एक यूरोपीय ताकत को सीधे मैदाने जंग में हराया था। इस हार के बाद भारत में डच शक्ति लगभग खत्म हो गई। तो पुर्तगाली साइडलाइन हो गए, डच नॉकआउट हो गए। अब आया फाइनल मैच, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी। इनके बीच कर्नाटका में कई युद्ध हुए। स्रोत यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रांसीसी प्लासी में हारे, पर ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। फ्रांसीसी शक्ति का असली अंत हुआ 1760 में वॉन्डी वॉश की लड़ाई में। ये निर्णायक लड़ाई थी। वॉन्डी वॉश? हाँ, इसने भारत में फ्रांसीसी सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैदान बिल्कुल साफ कर दिया। वॉन्डी वॉश के बाद अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा था। तो अब आते हैं मुख्य खिलाड़ी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में बनी, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई और धीरे धीरे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया। सवाल यह है कि जब सब आए थे तो ये क्यों जीते? स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। एक, उनकी नौसेना उस समय दुनिया में सबसे मजबूत थी। ठीक है। दूसरा, उनकी कंपनी में एक तरह की एकता और अनुशासन था जो फ्रांसीसियों में कम था। और तीसरा, उन्हें कुछ भारतीय शासकों का भी साथ मिला जो अपनी आपसी दुश्मनी में अंग्रेजों का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सब काफी था एक पूरे देश पर कब्जा करने के लिए? शायद नहीं। तो फिर असली वजह क्या थी? असली और सबसे बड़ा कारण था इंग्लैंड में हो रहे औद्योगिक क्रांति। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ भारतीय राजा और दूसरी यूरोपीय शक्तियां तलवारों और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर तकनीक, तेज फायर करने वाली राइफलें और बेहतर तोपें आ रही थीं। ये एक टेक्नोलॉजिकल गैप था जिसे पाटना बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो यहाँ तक तो सब ठीक था, व्यापार, छोटी मोटी लड़ाइयाँ,
लेकिन अब हम उस मोड़ पर आ रहे हैं जहां एक कंपनी एक देश की किस्मत लिखने वाली थी। मेरा मतलब है प्लासी की लड़ाई 1757। प्लासी। स्रोत इसे कैसे दिखाते हैं? क्या ये वाकई एक एपिक बैटल थी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं, स्रोत इसे एक लड़ाई से ज्यादा एक साजिश और धोखा बताते हैं। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव के पास मुश्किल से 3000 सैनिक थे। सिर्फ 3000? हाँ, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 से ज्यादा। कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। एक मिनट, सिराजुद्दौला की सेना तो क्लाइव की सेना से कई गुना बड़ी थी। फिर वो हारे कैसे? क्या स्रोतों में सिर्फ मीर जाफर के धोखे को ही वजह बताया गया? सवाल बहुत अच्छा है। मीर जाफर तो सिर्फ चेहरा था, असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। बंगाल के जो सबसे अमीर बैंकर थे जैसे जगत सेठ, वो नवाब से खुश नहीं थे। अच्छा। उन्होंने क्लाइव का साथ दिया। तो ये सिर्फ एक सैन्य धोखा नहीं था, ये एक फाइनेंशियल कू भी था। पैसा और सियासत दोनों ने मिलकर नवाब को हराया। लड़ाई तो बस नाम की थी। तो प्लासी ने अंग्रेजों के लिए राजनीतिक दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। लेकिन अगर प्लासी राजनीतिक नींव थी तो 1764 की बक्सर की लड़ाई ने उनकी आर्थिक नींव रखी। हाँ, इस बार तो उनके खिलाफ 3 बड़ी शक्तियां थी। हाँ, इस बार बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों एक साथ थे। फिर भी वो जीत गए। और बक्सर की लड़ाई सैन्य लिहाज से प्लासी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्लासी धोखे से जीती गई थी, लेकिन बक्सर एक असली सैन्य जीत थी। और इस जीत का नतीजा क्या निकला? ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था? इस जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार मतलब? सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स वसूलने का अधिकार। अच्छा। वो भी ऐसे समझिए कि कंपनी को भारत पर राज करने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। वो भारत के ही पैसे से, यहीं के किसानों से वसूले गए टैक्स से अपनी सेना का खर्च उठा सकते थे, अपने अधिकारियों को सैलरी दे सकते थे और मुनाफा भी कमा सकते थे। मतलब अब भारत के पैसे से ही भारत पर कब्जा करने का रास्ता खुल गया था। बिल्कुल। ये ब्रिटिश राज के आर्थिक शोषण की औपचारिक शुरुआत थी। ठीक है, तो बक्सर के बाद कंपनी के पास पैसा भी है और पावर भी। लेकिन सिर्फ लड़ाइयां जीतने से तो देश नहीं चलता। इसे चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, नीतियां चाहिए। स्रोतों में वो कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम की नींव रखी? बक्सर के ठीक बाद क्लाइव ने एक बहुत ही अजीब सिस्टम शुरू किया, जिसे दोहरी सरकार कहते हैं। दोहरी सरकार वो क्या थी? इसका मतलब था कि टैक्स तो कंपनी वसूलेगी, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब की होगी। यानी शक्ति कंपनी के पास और जिम्मेदारी नवाब की। अरे ये तो, इसका नतीजा तो भयानक ही हुआ होगा। बहुत भयानक। कंपनी ने बेरहमी से टैक्स वसूला, लेकिन लोगों की भलाई की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। नतीजा हुआ भ्रष्टाचार, अराजकता और 1770 का भयानक अकाल, जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 आबादी मारी गई। इस तबाही के बाद ही लंदन में बैठी सरकार को लगा कि कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी है, और यहीं से गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों और उनकी नीतियों को देखते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनका स्थायी बंदोबस्त। 1793 में आई ये नीति जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी थी। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। उन्हें एक तय रकम कंपनी को देनी होती थी, और बाकी वो किसानों से कितना भी वसूल सकते थे। हाँ, इसका असर बहुत गहरा पड़ा। इसने किसानों को जमींदारों का गुलाम बना दिया और जमींदारों को अंग्रेजी राज का एक वफादार वर्ग बना दिया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली और उनकी सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। सुनने में तो ये सिक्योरिटी डील जैसा लगता है। ये एक प्रोटेक्शन रैकेट जैसा था। सोचिए, कोई आपसे कहे कि आपकी सुरक्षा के लिए हम अपने सैनिक आपके घर में रखेंगे, लेकिन उनका सारा खर्चा आप उठाएंगे। आप उन सैनिकों को कुछ कह नहीं सकते और आप हमारे अलावा किसी और से दोस्ती भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे वो घर आपका सिर्फ नाम का रह जाता है, चलता उनकी मर्जी से। और भारतीय राजा इस जाल में फंस गए। हैदराबाद के निजाम इसे स्वीकार करने वाले पहले शासक थे। ये बिना युद्ध लड़े राज्यों को अंदर से खोखला करने की एक बहुत ही चतुर चाल थी। और फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये नाम तो सबने सुना है। स्रोत इनको इतना अहम क्यों मानते हैं? डलहौजी का दौर ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का सबसे आक्रामक दौर था।
वो व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए। हाँ, इसके तहत अगर किसी शासक का अपना कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसके राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्य इसी नीति का शिकार हुए। लेकिन डलहौजी को तो भारत में कुछ आधुनिक चीजों की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है, जैसे 1853 में पहली रेलवे लाइन, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था। बिल्कुल, और यही डलहौजी के कार्यकाल का पैराडॉक्स है। विस्तार और आधुनिकीकरण साथ साथ चल रहे थे, पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये आधुनिकीकरण भारत के हित में था? तो क्या स्रोत कहते हैं कि ये भारतीयों की भलाई के लिए नहीं था? नहीं, रेलवे का मुख्य उद्देश्य था सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना ताकि विद्रोहों को कुचला जा सके। अच्छा। और बंदरगाहों तक कपास जैसा कच्चा माल पहुंचाना ताकि उसे इंग्लैंड भेजा जा सके। टेलीग्राफ का मकसद भी यही था। भलाई अंग्रेजों की हो रही थी, भारत तो बस एक जरिया था। लेकिन विडंबना देखिए, बाद में इसी रेलवे ने गांधी जैसे नेताओं को पूरे भारत में घूमकर लोगों को जोड़ने में मदद की। अंग्रेजों का बनाया हथियार एक तरह से उन्हीं पर उल्टा पड़ा। तो ये नीतियां आईं, राज्य हड़पे गए, पर आम आदमी की जेब पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कुल मिलाकर क्या असर हुआ? रही थी, और बदले में भारत को लगभग कुछ नहीं मिल रहा था। दूसरा, भारत के हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों का पतन। इंग्लैंड की मिलों में मशीनों से बना सस्ता कपड़ा भारत आने लगा, जिसने यहाँ के बुनकरों को बर्बाद कर दिया। और किसानों पर? उन पर भारी टैक्स का बोझ था और बार बार अकाल पड़ रहे थे। कुल मिलाकर ये भारत को एक अमीर निर्माता देश से ब्रिटेन के लिए सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाले एक गरीब उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया थी। नतीजा था गरीबी, बेरोजगारी और गहरा असंतोष। बिल्कुल, ये आर्थिक शोषण, डलहौजी की हड़प नीतियां और सैनिकों की अपनी शिकायतें, इन सब ने मिलकर उस विस्फोटक स्थिति को जन्म दिया जो सीधे 1857 के महाविद्रोह की ओर ले जाती है। तो व्यापार के इरादे से आई एक कंपनी ने लगभग 100 सालों में साजिशों, लड़ाइयों और चतुर नीतियों के दम पर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। हमने देखा कि कैसे प्लासी ने राजनीतिक नींव रखी, बक्सर ने आर्थिक, और डलहौजी की नीतियों ने उस असंतोष की आग को भड़का दिया जो 1857 में ज्वाला बनकर फूटी। पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों की सफलता का एक बड़ा कारण भारतीय शासकों से मिला समर्थन और उनकी आपसी फूट थी। सही बात है। लेकिन बात शायद इससे भी गहरी है। सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने सिर्फ फूट का फायदा नहीं उठाया। स्रोत बताते हैं कि वो फूट पैदा करने के माहिर थे। वो क्या? वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते, एक गुट को दूसरे से लड़ाते। तो असली सवाल ये है, क्या हमारी आपसी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि हमने एक बाहरी ताकत को अपना मालिक बना लिया, या उन्होंने हमारी छोटी छोटी दरारों को इतनी बड़ी खाई बना दी कि हम कभी एक हो ही नहीं पाए? इस पर विचार करना जरूरी। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दी। 1857 का विद्रोह। हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी माहिर टीचर के नोट्स की तरह है, जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आसान बना देते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इन नोट्स की मदद से 1857 की इस बड़ी और थोड़ी उलझी हुई कहानी की परतें खोलना और इसे इस तरह समझना कि ये दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल। और 1857 को सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहना, ये इसे बहुत छोटा करके देखने जैसा होगा। अच्छा। हाँ, जैसा कि हमारे स्रोत साफ बताते हैं, ये एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसने एक नागरिक विद्रोह का रूप ले लिया। मतलब चिंगारी सिपाहियों ने लगाई, लेकिन आग पूरे समाज में फैल गई। एकदम सही। किसान, कारीगर, जमींदार सब इसमें कूद पड़े। ये दबे हुए गुस्से का एक ज्वालामुखी था जो फट पड़ा। तो चलिए सीधे उस चिंगारी से ही शुरू करते हैं। वो कौन सी एक बात थी जिसने सालों से दबे इस गुस्से को भड़का दिया? वो तात्कालिक कारण क्या था? वो कारण एक राइफल थी। अंग्रेज सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लेकर आए थे। एक राइफल? हाँ, और इस राइफल के साथ आए थे नए कारतूस जिन पर ग्रीस लगी होती थी। अच्छा, वही चर्बी वाले कारतूस वाली कहानी। बिल्कुल। गड़बड़ इनकी बनावट में थी। कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले उसके सिरे को दांत से काटकर खोलना पड़ता था। ओहो। और यहीं से बात बिगड़ी। सैनिकों के बीच ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। ये तो सीधे सीधे धर्म पर हमला था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुस्लिमों के लिए हराम।
मतलब एक ही तीर से दोनों निशाने पर थे, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सैनिकों को लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की, उनकी पहचान मिटाने की एक सोची समझी साजिश है। जब उन्होंने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया तो अंग्रेज अफसरों ने इसे हुक्मदूली माना और उन पर सख्त कार्रवाई की। बस यहीं से विद्रोह का विस्फोट हो गया। तो ये वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। इसका मतलब है कि बारूद का ढेर तो पहले से ही तैयार था। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब उस बारूद की बात करते हैं। वो कौन से गहरे कारण थे जो सालों से जमा हो रहे थे? हाँ, और इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक फॉर्मूला जैसा। सोचिए कि 1857 एक बड़ी आग थी जिसके 4 मुख्य कारण थे: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक धार्मिक और सैनिक। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक। ठीक है। जब ये चारों मिले तो धमाका हुआ। तो एक एक करके समझते हैं। राजनीतिक मोर्चे पर क्या चल रहा था? राजा नवाब क्यों इतने नाराज थे? सबसे बड़ी वजह थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी। हाँ, व्यवगत का सिद्धांत। जी, मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों की झोली में चला जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें इसी नीति का शिकार बनी। रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा तो इसी नीति की देन था। बिल्कुल। और अवध का मामला तो और भी अलग था। हाँ, वहां तो नवाब अंग्रेजों के वफादार थे। बिल्कुल। 1856 में अवध को कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। ये भारतीय शासकों के लिए बड़ा झटका था। उन्हें समझ आ गया कि वफादारी की कोई कीमत नहीं है। अंग्रेज किसी भी बहाने से उनका सब कुछ छीन सकते हैं। उनके सम्मान को, उनकी उपाधियों को, पेंशन को, सब कुछ एक एक करके खत्म किया जा रहा था। तो ये तो हुई राजाओं और शासकों की बात, लेकिन क्या ये गुस्सा आम आदमी तक, किसान और कारीगर तक भी पहुंच रहा था? बहुत गहरा। असल में विद्रोह की असली ताकत तो वहीं से आई थी। अच्छा। अंग्रेजों ने जमीन पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे कि किसानों की कमर टूट गई। जो किसान कभी अपनी जमीन का मालिक हुआ करता था वो कर्ज में डूबकर मजदूर बन गया। और शहरों में इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा बाजार में भर गया, जिससे भारत के लाखों बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। ढाका की मलमल बनाने वाले हाथ अब मजदूरी करने पर मजबूर थे। ये एक आर्थिक तबाही थी। तो मतलब जो सिपाही सेना में था उसके गांव में उसका परिवार भूखा मर रहा था। ये गुस्सा तो आपस में जुड़ा हुआ था। यही तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ज्यादातर सिपाही इन्हीं किसान परिवारों से आते थे। सही है। जब उन्हें चिट्ठी मिलती कि गांव में उनकी जमीन छीन गई है या परिवार कर्ज में डूबा है तो उनका खून खौल उठता था। वो वर्दी में किसान थे। अब बात करते हैं समाज और धर्म की। अंग्रेजों के कुछ काम तो अच्छे भी थे, जैसे सती प्रथा को रोकना। फिर भी लोग नाराज क्यों थे? यहाँ पर इरादे और असर का फर्क समझना जरूरी है। अंग्रेज जैसे सुधार और प्रगति समझ रहे थे, जैसे सती प्रथा का अंत या विधवा पुनर्विवाह को इजाजत देना, हाँ। उसे भारत के एक बड़े रूढ़िवादी तबके ने अपनी परंपरा और पहचान पर हमला माना। उन्हें लगा कि ये गोरे लोग हमारे रीति रिवाजों को तबाह कर रहे हैं। अच्छा। ऊपर से ईसाई मिशनरियों को स्कूलों, अस्पतालों और यहाँ तक कि जेलों में भी धर्म प्रचार की खुली छूट थी। लोगों में एक डर बैठ गया था कि अंग्रेजों का असली मकसद सबको ईसाई बनाना है। और आखिर में वो सैनिक कारण जिन्होंने असल में विद्रोह की शुरुआत की। कम वेतन के अलावा और क्या शिकायतें थी उनकी? बहुत कुछ। वेतन तो कम था ही, साथ में गहरा नस्ली भेदभाव भी था। भारतीय सिपाही कितनी भी बहादुरी दिखाए, वो कभी एक अंग्रेज अफसर के बराबर नहीं पहुंच सकता था। उन्हें गाली दी जाती, अपमानित किया जाता। एक और बड़ा मुद्दा था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। वो क्या था? इसके तहत सैनिकों को कसम खानी पड़ती थी कि उन्हें कहीं भी, यहाँ तक कि समुद्र पार भी लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। उस जमाने में काला पानी यानी समुद्र पार जाना धर्म के खिलाफ माना जाता था। तो ये उनकी आस्था, इज्जत और रोजी रोटी तीनों पर हमला था। बिल्कुल। तो ये आग सबसे पहले कहाँ और कैसे लगी? मंगल पांडे की कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन हुआ क्या था उस दिन? विद्रोह की पहली चिंगारी 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में भड़की। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने उन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में अपने अफसरों पर हमला कर दिया। और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। हाँ, उन्हें पकड़कर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत की खबर एक तूफान की तरह दूसरी छावनियों तक पहुंच गई। और फिर मेरठ से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है ना? जी।
10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया, अपने अफसरों को मार डाला और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ गए। और अगले ही दिन दिल्ली पहुंच गए। अगले दिन सुबह वो दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बूढ़े और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। भले ही जफर के पास असली ताकत ना हो, पर उनके नाम ने विद्रोह को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। बिल्कुल एक वैधता मिल गई। और कौन-कौन से बड़े चेहरे इस लड़ाई में शामिल हुए? दिल्ली के बाद तो ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कमान संभाली, जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था। हाँ, झांसी में, जैसा हम सब जानते हैं, अपनी रियासत को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने छोटे बेटे बिरजस कद्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। और बिहार के कुंवर सिंह का जिक्र तो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह। इस उम्र में उन्होंने जो वीरता और गुरिल्ला युद्ध कौशल दिखाया वो कमाल का था। मैंने सुना है कि एक लड़ाई में जब उनकी कलाई में गोली लगी तो उन्होंने अपना हाथ खुद ही काटकर गंगा को भेंट कर दिया था। हाँ, ये कहानी बहुत मशहूर है, ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैले। ये दिखाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा कितना गहरा और व्यक्तिगत था। इतनी बहादुरी, इतने बड़े नेता, फिर भी ये विद्रोह आखिरकार असफल क्यों हो गया? स्रोत इसकी क्या वजह बताते हैं? कहाँ कमी रह गई? इसकी कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी एकता और एक केंद्रीय योजना की कमी। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था? कोई नहीं। हर कोई अपने इलाके के लिए लड़ रहा था। रानी झांसी के लिए, नाना साहब कानपुर के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए कोई एक साझा लक्ष्य या रणनीति नहीं थी। मतलब सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ। दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। अच्छा। पंजाब, बंगाल और पूरा दक्षिण भारत इससे काफी हद तक अछूता रहा। इतना ही नहीं, कई बड़ी रियासतों जैसे हैदराबाद, ग्वालियर और नेपाल ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने तो अंग्रेजों के लिए ब्रेक वाटर का काम किया। सही कहा, लहरों को रोकने वाली दीवार बन गए। और हथियारों और तकनीक का फर्क तो रहा ही होगा। बहुत बड़ा। अंग्रेजों के पास बेहतर राइफलें थीं, तोपें थीं और सबसे बड़ी बात, उनके पास टेलीग्राफ था। हाँ, टेलीग्राफ। वो एक जगह से दूसरी जगह तेजी से खबरें पहुंचा सकते थे और अपनी सेना को संगठित कर सकते थे, जबकि विद्रोही ज्यादातर तलवारों और भालों जैसे पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे। और आखिर में एक सर्वमान्य नेता की कमी बहुत खली। बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े थे और बस एक प्रतीक थे। कोई एक ऐसा नेता नहीं था जिसके झंडे तले पूरा देश एक हो पाता। वो कौन से बड़े बदलाव थे? ये विद्रोह भले ही कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि अब भारत पर पुराने तरीके से राज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा और सीधा बदलाव ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और भारत सीधा क्राउन के अंडर आ गया। जी, 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में आ गया। और इसके साथ ही महारानी विक्टोरिया की मशहूर घोषणा भी आई। उसमें भारतीयों के लिए क्या था? हाँ, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। इसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे। जैसे? कहा गया कि अब किसी भी रियासत को अंग्रेजी राज में नहीं मिलाया जाएगा, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां खत्म। ये भी वादा किया गया कि अंग्रेज भारतीयों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे और कानून के सामने सबको बराबर माना जाएगा। और सरकारी नौकरियों का भी वादा था। हाँ, कि सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के सिर्फ योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। क्या ये वादे सच में दिल से किए गए थे या बस एक और विद्रोह को रोकने का एक राजनीतिक तरीका था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में प्रशासनिक स्तर पर बहुत गहरे बदलाव किए गए जो इन वादों के पीछे की असली मंशा दिखाते हैं। अच्छा। भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। और सबसे बड़ा बदलाव सेना में किया गया। सेना का पुनर्गठन हुआ होगा? हाँ, बड़े पैमाने पर। सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। तोपखाने जैसे सारे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में रखे गए।
और सेना में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। बिल्कुल। रेजिमेंट को जाति और धर्म के आधार पर बनाया गया, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ताकि सैनिक फिर कभी धर्म के नाम पर एक साथ न आ सकें। तो आज हमने समझा कि कैसे चर्बी वाले कारतूस सिर्फ एक चिंगारी थे, लेकिन बारूद तो डलहौजी की नीतियों, आर्थिक तबाही और धार्मिक दखलंदाजी से सालों से जमा हो रहा था। हाँ। हमने बड़े नेताओं की कहानियों से लेकर विद्रोह की असफलता के कारणों और उसके दूरगामी परिणामों तक की पड़ताल की। बिल्कुल। और अगर कभी इस विद्रोह की प्रकृति को एक लाइन में समेटना हो तो सबसे अच्छा तरीका है ये कहना कि ये सिपाहियों से शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा। ये इसकी पूरी कहानी कह देता है। हाँ, ये व्यापक था क्योंकि इसमें समाज के कई वर्ग शामिल थे, लेकिन फिर भी ये देशव्यापी नहीं बन पाया, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ते हैं। 1858 की महारानी की घोषणा ने समानता, न्याय और धार्मिक आजादी का वादा किया था। सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटिश शासन के अगले 90 सालों का इतिहास इन वादों के पूरा होने की कहानी है या फिर इनके टूटने की। शायद इसी सवाल के जवाब में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आगे की कहानी छिपी। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जो 1857 के गदर के ठीक बाद लिखे गए थे, और इन दस्तावेजों को एक साथ पढ़ने पर एक बड़ी पहेली सामने आती है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में सुधारों की एक झड़ी सी लगा दी। नए कानून, नई परिषदें, भारतीयों को शासन में शामिल करने के वादे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सुधार सच में भारत को ताकत देने के लिए थे, या ये ताकतवर बनाने का सिर्फ एक दिखावा था जिसके पीछे असली मकसद अपनी पकड़ को और मजबूत करना था? ये सवाल ही इस पूरे दौर की कहानी है। एक तरफ सुधारों का मरहम लगाया जा रहा था और दूसरी तरफ साम्राज्य की जंजीरों को और कसा जा रहा था। इन दस्तावेजों की मदद से हम इसी विरोधाभास की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इन सुधारों ने अनजाने में ही उस भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया जिसे दबाने के लिए लाए गए थे। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी ही शुरू होती है 1858 से। 1857 की आग बुझ चुकी थी और ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे अब भारत को नहीं चलाया जा सकता। तो सबसे पहला काम कंपनी को रास्ते से हटाना था। बिल्कुल। भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने यही किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। यानी अब भारत की शासक थी महारानी विक्टोरिया। इस बदलाव के साथ दो बड़े पद बनाए गए। एक लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत सचिव, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था, और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल। मतलब सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब पूरी तरह से लंदन चला गया। और भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। तो वाइसरॉय का पद सिर्फ एक नया नाम नहीं था, बल्कि ये शक्ति के संतुलन में भी एक बदलाव था। क्या भारत के शासक को लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ज्यादा जवाब देना पड़ता था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वाइसरॉय शब्द का मतलब ही था शाही प्रतिनिधि। यह एक सांकेतिक बदलाव था जो ये बताता था कि अब भारत किसी कंपनी की जागीर नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। और हाँ, अब वाइसरॉय और भारत सचिव के प्रति जवाबदेह बना दिया गया। वो भारत में सर्वोच्च अधिकारी तो था, लेकिन अंतिम फैसले लंदन में लिए जाने थे। ये सत्ता के केंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा कदम था। तो सत्ता का रिमोट कंट्रोल तो लंदन चला गया, लेकिन जमीन पर इस सत्ता को चलाने वाले हाथ यानी अफसरशाही और फौज, क्या उनमें भी कोई बदलाव किया गया ताकि 1857 दोबारा ना हो सके? हाँ, और वो बदलाव बहुत सोचे समझे थे। सबसे पहले सेना को देखिए। 1857 के बाद सेना का पुनर्गठन इस तरह से किया गया कि विद्रोह की कोई गुंजाइश ही ना बचे। भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले कम कर दी गई। तोपखाने जैसी सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में रखी गई। और सबसे चालाकी भरा कदम था फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में भी? हाँ, सेना में लागू करना। भारतीय सैनिकों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग रेजिमेंटों में बांटा गया। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ताकि उनमें कभी अखिल भारतीय एकता की भावना ना पनप सके। और सिविल सेवाओं का क्या? जो अफसर इस पूरे सिस्टम को चलाते थे, दरवाजे तो भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए थे ना? दरवाजे खोले जरूर गए, पर सिर्फ कागज पर। इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS में खुली प्रतियोगिता की बात की गई।
लेकिन शर्तें ऐसी रखी गई कि किसी भारतीय का सफल होना लगभग नामुमकिन हो। ये कुछ ऐसा था कि आप क्रिकेट का मैच तो रखवा रहे हैं, लेकिन पिच इंग्लैंड में है, गेंद ड्यूक की है, अंपायर भी अंग्रेज है और खेलने की उम्र 19 साल है। फिर आप कहें कि मुकाबला सबके लिए बराबर है? तकनीकी रूप से सच, पर असल में एक मजाक। सही कहा। परीक्षा लंदन में, अंग्रेजी में और पाठ्यक्रम ऐसा जो सिर्फ ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था। नतीजा ये कि दशकों तक इस सेवा में अंग्रेजों का ही दबदबा बना रहा। तो एक तरफ कानूनी तौर पर सत्ता लंदन ले जाई गई और दूसरी तरफ सेना और प्रशासन में पकड़ को और मजबूत कर लिया गया। लेकिन सिर्फ डंडे से तो राज नहीं चल सकता। भारतीयों का भरोसा जीतने के लिए भी तो कुछ किया गया होगा। महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा का जिक्र आता है। हाँ, और वो घोषणा इस नई रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा थी। 1857 ने अंग्रेजों को सिखा दिया था कि भारतीय राजाओं, जमींदारों और आम लोगों के गुस्से को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो महारानी की घोषणा एक तरह का शांति प्रस्ताव थी। इसमें बड़े बड़े वादे किए गए। हम आपके धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे, भारतीय राजाओं के अधिकार और सम्मान की रक्षा करेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी विलय की नीतियां बंद कर दी जाएंगी। अच्छा, ये उस भरोसे को दोबारा बनाने की कोशिश थी जो टूट चुका था। और शायद सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि एक डर भी था। हाँ, अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारत सिर्फ फौज के दम पर नहीं चलाया जा सकता, उन्हें कुछ भारतीय सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी ही। ये घोषणा उन सहयोगियों, खासकर राजा महाराजाओं को अपनी तरफ खींचने का एक पैंतरा भी थी। बिल्कुल। यह एक बहुत ही चतुर राजनीतिक कदम था। इस घोषणा ने शासक वर्ग को यह आश्वासन दिया कि अगर आप वफादार रहेंगे तो आपका अस्तित्व बना रहेगा। इसका मकसद साफ था, भविष्य में किसी भी विद्रोह को स्थानीय शासकों का समर्थन न मिल पाए। तो अंग्रेजों ने 1858 में महारानी की घोषणा से राजा महाराजाओं और जमींदारों को तो शांत कर दिया, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आ रही थी, पढ़ा लिखा शहरी मध्य वर्ग, जो अब शासन में अपनी हिस्सेदारी मांग रहा था। शायद इसी दबाव का नतीजा था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। सेगा, ये एक नया दबाव था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो 1861 के अधिनियम ने कह सकते हैं एक शुरुआत की। वॉइसरॉय की विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया गया और पहली बार उसमें कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रावधान किया गया। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे एक बात खटकी। यहाँ भारतीयों को परिषद में जगह तो दी गई, लेकिन उन्हें चुना नहीं गया, बल्कि नॉमिनेट यानी नामांकित किया गया। इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ नामांकित का मतलब समझिए, ये एक तरह की क्लब मेंबरशिप थी। ये चुनाव लड़कर नहीं, बल्कि वॉइसरॉय के बुलावे पर मिलती थी। जाहिर है, क्लब में उन्हीं को बुलाया जाएगा जो क्लब के नियमों से सहमत हो, ना कि उन्हें जो नियम बदलना चाहते हो। तो शुरुआती सदस्य कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जैसे लोग, जो ब्रिटिश राज के वफादार माने जाते थे। ये भागीदारी का सिर्फ एक दिखावा था। असली शक्ति अभी भी वॉइसरॉय के हाथ में थी। तो ये एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके लगभग 30 साल बाद 1892 में एक और भारतीय परिषद अधिनियम आया। इतने लंबे अंतराल के बाद जरूर कुछ ठोस मिला होगा। इन दस्तावेजों के मुताबिक अब सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मिल गया। हाँ, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण विकास था। अब भारतीय सदस्य सरकार की वित्तीय नीतियों पर अपनी राय रख सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। अप्रत्यक्ष चुनाव की एक बहुत ही सीमित व्यवस्था भी शुरू हुई। लेकिन यहां भी एक पेंच था। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार था, पर मतदान करने का नहीं। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब आप बहस तो कर सकते हैं, लेकिन फैसले को बदल नहीं सकते। ये तो किसी को अपनी भड़ास निकालने की इजाजत देने जैसा हुआ, बिना उसे कोई असली ताकत दिए। बिल्कुल, ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह था। सरकार कह सकती थी कि देखिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन असल में वित्तीय नियंत्रण पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में ही रहा। आप सरकार की आलोचना कर सकते थे, पर उसकी तिजोरी की चाबी को हाथ नहीं लगा सकते थे। ये जिम्मेदारी के बिना प्रतिनिधित्व देने की एक क्लासिक ब्रिटिश रणनीति थी। यहाँ तक कि कहानी से ये पैटर्न साफ दिख रहा है। थोड़ा सा दो
और ज्यादा अपने पास रखो। लेकिन अब हम 1909 के अधिनियम पर आते हैं, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। दस्तावेज इसे एक बहुत बड़ा मोड़ बताते हैं, खासकर एक प्रावधान की वजह से, पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका असल मतलब क्या था और ये इतना विवादास्पद क्यों था? ये इस दौर का सबसे दूरगामी और शायद सबसे घातक प्रावधान था। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब था कि मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई और इन आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोट डालने वाले भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही होंगे। मतलब? इससे पहले मुस्लिम उम्मीदवार को एक हिंदू भी वोट दे सकता था और हिंदू उम्मीदवार को मुस्लिम भी। इस कानून ने पहली बार उस दरवाजे को बंद कर दिया। ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। आपने उस बदलाव की आत्मा को पकड़ लिया है। इस कानून से पहले एक उम्मीदवार को जीतने के लिए सभी समुदायों से वोट मांगने पड़ते थे, जिससे एक साझा राजनीतिक संस्कृति बनती थी। लेकिन इस कानून ने कहा कि एक मुस्लिम नेता को सिर्फ मुसलमानों के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत है। यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति सिर्फ एक नारा नहीं रही, ये एक सोची समझी संवैधानिक इंजीनियरिंग बन गई। अंग्रेजों ने पहली बार धर्म को भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बना दिया। इससे पहले एक व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, उसके क्षेत्र या उसके पेशे से ज्यादा जुड़ी होती थी। इस एक कानून ने कहा कि आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान आपका धर्म है। यहीं से उस राजनीति की शुरुआत हुई जिसके नतीजे हम आज तक देख रहे हैं। ये तो वाकई बहुत गहरा असर डालने वाली बात है। क्या इन सुधारों में कुछ और भी था या ये सिर्फ बांटने की ही एक कवायद थी? परिषदों का आकार बढ़ाया गया था और पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में भी जगह मिली थी। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। परिषदों का आकार भी बढ़ाया गया, सदस्यों को प्रश्न लाने और पूरक प्रश्न पूछने जैसे कुछ और अधिकार भी मिले। लेकिन ये सब उस पृथक निर्वाचक मंडल के जहर के सामने फीके पड़ गए। ये एक ऐसी मिठाई थी जिस पर सोने का वर्क तो चढ़ा था, लेकिन अंदर जहर मिला हुआ था। इसने उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। तो इन सभी अधिनियमों और बदलावों को एक साथ देखने पर हमारी शुरुआती पहेली का जवाब कुछ साफ होने लगता है। एक तरफ परिषदों में धीरे धीरे भारतीयों को जगह दी जा रही थी, पर दूसरी तरफ समाज को राजनीतिक रूप से बांटा जा रहा था। ये विरोधाभास आखिर किस नतीजे पर पहुंचा? इसका नतीजा वही हुआ जो होना था। भारतीयों, खासकर पढ़े लिखे मध्य वर्ग को ये समझ आने लगा कि ये सुधार असली शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि उनके असंतोष को नियंत्रित करने के लिए हैं। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक वे याचिकाओं और छोटे मोटे सुधारों की उम्मीद करते रहेंगे, उन्हें ऐसे ही टुकड़ों में अधिकार मिलते रहेंगे। नस्लीय भेदभाव बना हुआ था, भारत का आर्थिक शोषण जारी था और असली सत्ता अभी भी हजारों मील दूर लंदन में बैठी थी। और इसी एहसास ने एक नई सोच को जन्म दिया होगा। बिल्कुल। इन्हीं अधूरे सुधारों की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीयों को समझ आया कि उन्हें एक ऐसे अखिल भारतीय मंच की जरूरत है जो पूरे देश की आवाज बन सके और अंग्रेजों के सामने बराबरी के स्तर पर अपनी मांगें रख सके। इसी सोच का सबसे बड़ा परिणाम था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। तो विडंबना देखिए, जिन सुधारों का एक मकसद राष्ट्रवाद को रोकना था, उन्हीं सुधारों ने राष्ट्रवाद के संगठित होने के लिए जमीन तैयार कर दी। तो आज के इस विश्लेषण का सार ये है कि 1857 के बाद ब्रिटिश शासन का सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि चरित्र भी बदला। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ताज का सीधा शासन एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पेश किया गया। हाँ, और इस बदलाव को लागू करने के लिए कानूनों की एक पूरी श्रृंखला बनाई गई जो देखने में प्रगतिशील लगती थी। हमने देखा कि कैसे 1858 के अधिनियम ने सत्ता का केंद्र लंदन में स्थापित कर दिया। फिर 1861 में भारतीयों को नॉमिनेशन के जरिए कानून बनाने की प्रक्रिया में एक प्रतीकात्मक जगह मिली। 1892 में बजट पर बहस का अधिकार तो मिला, पर उसे बदलने का नहीं। और आखिर में 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हुए भी पृथक निर्वाचक मंडल का बीज बो दिया, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखने पर एक बड़ा सवाल उठता है जो शायद इन सुधारों की असलियत को उजागर करता है। अंग्रेज अक्सर कहते थे कि वो भारत को धीरे धीरे स्वशासन के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन क्या ये अधिनियम
सच में किसी को गाड़ी चलाना सिखाने जैसे थे, जहां आप धीरे धीरे नियंत्रण छोड़ते हैं, या फिर ये एक ऐसे खेल की तरह थे जिसके नियम ही ऐसे बनाए गए थे कि सीखने वाला कभी जीत ही ना सके। ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोताओं को मनन नमस्कार करना चाहिए। और स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर की चीर फाड़ करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज है वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स जैसे हैं, मतलब एकदम सटीक, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, बिल्कुल टू द पॉइंट। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्य दोहराना नहीं है। हम इन तथ्यों के पीछे की कहानी, वो इंसानी जज्बात और वो वैचारिक टकराव ढूंढेंगे जिन्होंने भारत में एक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। सही कहा। सवाल ये है कि आखिर वो क्या चिंगारी थी जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप को मतलब जगा दिया। और ये सवाल ही सब कुछ है, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये एक आइडिया के पैदा होने और बड़ा होने की कहानी है। आइडिया के बड़ा होने की। हाँ, ये कहानी है कि कैसे बिखरे हुए रजवाड़ों और प्रांतों में रहने वाले लोगों ने पहली बार खुद को भारतीय समझना शुरू किया। क्राउन रूल के बाद वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने लोगों को अपने हक और अपनी सरकार के बारे में सोचने पर मजबूर किया। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस आंदोलन की नींव कैसे पड़ी? हमारे नोट्स कहते हैं कि इसके पीछे पश्चिमी शिक्षा, प्रेस का बढ़ना और अंग्रेजी भाषा का संपर्क भाषा बनना जैसे कारण थे। लेकिन ये थोड़ा किताबी लगता है। क्या ये इतना सीधा साधा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प विरोधाभास छिपा है। अंग्रेजों ने ये सारी चीजें, शिक्षा, रेलवे, अंग्रेजी भाषा, ये सब अपने शासन को मजबूत करने के लिए शुरू की थीं, एक कुशल बाबू क्लास बनाने के लिए। अच्छा। लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया। इन दस्तावेजों में एक छोटा सा समीकरण है, शिक्षा प्लस शोषण इज इक्वल टू राष्ट्रवाद, और ये बहुत गहरा है। वाह, ये तो जबरदस्त विडंबना है। मतलब अंग्रेजों ने खुद ही अपने खिलाफ हथियार तैयार कर दिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। सोचिए, जब एक भारतीय नौजवान जिसने अपनी क्लास में जॉन लॉक, मिल्टन और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा है, जहां स्वतंत्रता और समानता की बातें होती हैं। हाँ, और फिर वही नौजवान क्लास से बाहर निकलकर रेलवे के डिब्बे में नस्लीय भेदभाव का सामना करता था, तो ये विरोधाभास उसे अंदर तक झकझोर देता था। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये एक व्यक्तिगत अपमान था। बिल्कुल। राष्ट्रवाद की असली ऊर्जा इसी व्यक्तिगत अपमान और बौद्धिक चेतना के टकराव से पैदा हुई। और इसी माहौल में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। नोट्स के मुताबिक संस्थापक एक अंग्रेज A.O. ह्यूम थे। पहला सत्र बॉम्बे में हुआ और सिर्फ 72 लोग शामिल हुए। सिर्फ 72। आज के हिसाब से तो ये किसी मोहल्ले की मीटिंग लगती है। तो क्या इनका लक्ष्य शुरू से ही आजादी था या कुछ और था? ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, शुरुआत में आजादी का लक्ष्य दूर दूर तक नहीं था। कांग्रेस का शुरुआती मकसद बहुत ज्यादा जमीनी था। पहला, भारत के अलग अलग कोनों से आए पढ़े लिखे लोगों को एक दूसरे से मिलाना, एक नेटवर्किंग इवेंट की तरह। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा, देश की समस्याओं पर चर्चा के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना। और तीसरा, अपनी मांगों को एक आवाज में सरकार तक पहुंचाना। और A.O. ह्यूम की बात यहीं पर सेफ्टी वाल्व थ्योरी का जिक्र आता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे थोड़ा और खोलकर बताइए, क्या ये कोई साजिश थी? ये थ्योरी आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। एक पक्ष का मानना है कि 1857 के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतनी डर गई थी, जाहिर है, कि वो भारतीयों के गुस्से को बाहर निकालने के लिए एक सुरक्षित रास्ता, एक सेफ्टी वॉल देना चाहती थी, ताकि गुस्सा किसी और बड़े विद्रोह में न बदल जाए। तो इस नजरिए से कांग्रेस एक सोची समझी अंग्रेजी चाल थी। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया ये है कि ह्यूम जैसे कुछ उदारवादी अंग्रेज सच में चाहते थे कि भारतीयों को अपनी बात रखने का एक संवैधानिक मंच मिले। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। लेकिन ये सवाल अपने आप में कितना दिलचस्प है कि कांग्रेस की शुरुआत सहयोग से या साजिश से। तो कांग्रेस के शुरुआती नेता, जिन्हें उदारवादी या मॉडरेट्स कहा गया, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हाँ, इनके काम करने का तरीका था याचिकाएं देना, प्रार्थना करना, ज्ञापन सौंपना, मतलब उस जमाने की भाषा में अर्जियां और चिट्ठियां लिखना। क्या ये लोग इतने भोले थे कि उन्हें लगता था कि चिट्ठियां लिखने से साम्राज्य झुक जाएगा? उन्हें भोला कहना शायद ठीक नहीं होगा। उनके तरीके के पीछे एक ठोस रणनीति थी। वो ब्रिटिश न्याय और संसद की परंपरा में गहरा विश्वास रखते थे। अच्छा। उनकी राजनीति एक तरह से ब्रिटिश संसद के दरवाजे पर दस्तक देने जैसी थी।
वो दरवाजा तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, बस ये कह रहे थे कि कृपया सुनिए, हमें भी अंदर आने दीजिए। उनकी मांगे भी तो ऐसी थीं। हाँ, उनकी मांगे भी देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी हो ताकि भारतीय भी हिस्सा ले सकें। ये सिर्फ नौकरी की मांग नहीं थी, ये उस नस्लवादी सोच को चुनौती थी जो कहती थी कि भारतीय शासन करने के काबिल नहीं है। अच्छा, तो ये अधिकारों की लड़ाई थी, रियायतों की नहीं। और इन दस्तावेजों में एक लाइन है जो इस पूरे दौर की सोच को एक वाक्य में समेट देती है, तरीके नरम मांगे सीमित। बिल्कुल सही। वो अंग्रेजी हुकूमत को हटाना नहीं चाहते थे, वो बस उसमें ज्यादा हिस्सेदारी चाहते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज चले गए तो भारत बिखर जाएगा। उनकी सोच थी कि भारत को अभी राजनीतिक तौर पर और परिपक्व होने की जरूरत है, और ये काम ब्रिटिश छत्रछाया में ही हो सकता है। तो एक तरफ ये नेता दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन क्या लोगों का सब्र जवाब दे रहा था? क्योंकि जल्दी एक नई, ज्यादा बेचैन और आक्रामक आवाज सुनाई देने लगी थी। हाँ, और ये आवाज बहुत जोरदार थी। कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट उभर रहा था, जिन्हें गरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट्स कहा गया। लाल बालपाल की तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इसके सबसे बड़े चेहरे थे। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। उनका साफ मानना था कि ये अर्जियां और याचिकाएं राजनीतिक भिक्षावृत्ति हैं। भीख मांगना। हाँ, और आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक का वो प्रसिद्ध नारा आता है जिसने पूरे देश में आग लगा दी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या लाइन थी वो? ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। अब बात सुधारों की नहीं, स्वराज यानी सेल्फ रूल की हो रही थी। ये एक जमीनी आसमानी फर्क था। जहां उदारवादी ब्रिटिश सिस्टम में सुधार चाहते थे, वहीं गरमपंथी अपना सिस्टम बनाना चाहते थे। तरीके भी पूरी तरह बदल गए। प्रार्थनाओं की जगह बहिष्कार यानी बॉयकॉट, और स्वदेशी। तिलक ने गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए किया। अच्छा, मतलब राजनीति को धर्म और संस्कृति से जोड़ा। हाँ, ये राजनीति को पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर आम जनता के बीच गलियों और चौराहों पर ले जाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और ये बात उदारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर 1905 में एक ऐसी घटना हुई जिसने, ऐसा लगता है, सुलगती हुई आग में घी का काम किया। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन का एक फैसला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये बहुत छोटा शब्द है। इस एक घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद का पूरा चरित्र ही बदल दिया। बिल्कुल। अंग्रेजों ने इसका आधिकारिक कारण बताया प्रशासनिक सुविधा। उनका कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, उसे चलाना मुश्किल है। एक बहाना। हाँ, जो किसी के गले नहीं उतरा। तो असली मकसद क्या था? असली मकसद था फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रयोग। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब गढ़ था। हाँ। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इसे धर्म के आधार पर पूर्वी बंगाल, जो मुस्लिम बहुल था, और पश्चिमी बंगाल, जो हिंदू बहुल था, में बांट दिया जाए तो हिंदू मुसलमानों की एकता टूट जाएगी और राष्ट्रवाद की कमर टूट जाएगी। यही उनका प्लान था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये एक ऐसा घाव था जिसने हर भारतीय को महसूस कराया कि अंग्रेजी हुकूमत उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करती। और इसी गुस्से से स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसका मतलब सिर्फ विदेशी चीजों का बहिष्कार नहीं था, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी चीनी का इस्तेमाल बंद हुआ, ये तो था ही, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी था, स्वदेशी यानी अपने देश की चीजों को अपनाना। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए, स्वदेशी बैंक और बीमा कंपनियां बनी, स्वदेशी उद्योग लगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का आंदोलन था। और शायद पहली बार आम लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। बिल्कुल, यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन थी। जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, महिलाओं और छात्रों ने पहली बार बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। महिलाएं भी? हाँ, जो महिलाएं अब तक घरों तक सीमित थी, वो जुलूसों में शामिल हुईं। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। आंदोलन अब सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशनों तक सीमित नहीं रहा, ये देश की गलियों और बाजारों तक पहुंच गया। तो ये भारत का पहला असली जन आंदोलन था, कह सकते हैं। हाँ। तो इतनी ऊर्जा, इतना जोश, इसके बाद तो कांग्रेस को और मजबूत हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 1907 में सूरत में कांग्रेस खुद ही 2 टुकड़ों में बट गई। ऐसा क्यों हुआ? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। स्वदेशी आंदोलन की सफलता ने ही कांग्रेस के अंदर की दरार को और चौड़ा कर दिया। कैसे? गरमपंथी चाहते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी के इस आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाया जाए
और इसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज हो। और उदारवादी? वहीं उदारवादी इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और वो अभी भी पूर्ण स्वराज की मांग के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि आंदोलन हाथ से निकल जाएगा और अंग्रेज सख्ती से इसे कुचल देंगे। तो ये सिर्फ तरीकों का नहीं बल्कि लक्ष्य और विचारधारा का टकराव था। बिल्कुल, ये एक पीढ़ी का टकराव भी था। एक तरफ वो नेता थे जो सिस्टम के अंदर रहकर धीरे धीरे सुधार चाहते थे और दूसरी तरफ वो जो सिस्टम को ही सीधी चुनौती देना चाहते थे। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में ये टकराव इतना बढ़ गया कि मंच पर कुर्सियां फेंकी गईं, जूते चप्पल चले और आखिरकार कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। बाप रे! अंग्रेजों के लिए इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी। उन्होंने तुरंत गरमपंथी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या देश निकाला दे दिया। आंदोलन कुछ सालों के लिए लगभग नेतृत्वहीन हो गया। तो इस फूट के बाद क्या हुआ? क्या आंदोलन थम गया? थम तो नहीं गया, लेकिन काफी धीमा पड़ गया। लेकिन फिर लगभग एक दशक बाद 1916 में लखनऊ में एक बहुत अहम घटना हुई। इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। अच्छा। तब तक माहौल बदल चुका था। तिलक जैसे नेता जेल से वापस आ चुके थे और पहले विश्व युद्ध ने दुनिया का समीकरण बदल दिया था। और इस समझौते में कांग्रेस के दोनों धड़े, गरमपंथी और उदारवादी, फिर से एक हो गए। हाँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ। हाँ, और यही इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादास्पद पहलू है। दोनों ने मिलकर सरकार के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांगे रखी। ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा प्रदर्शन था। शानदार प्रदर्शन था, लेकिन इस एकता की एक कीमत चुकाई गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मान लिया। ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या था और ये इतना बड़ा फैसला क्यों था? इसका मतलब था कि कुछ चुनाव क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। ये सिर्फ एक चुनावी नियम नहीं था। नहीं, इसने भारतीय समाज में राजनीतिक पहचान को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया। इसने एक ऐसी नींव रखी जिसने भविष्य में 2 राष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थियरी के विचार को अनजाने में ही सही पर बल दिया। उस वक्त ये एकता के लिए एक जरूरी राजनीतिक कदम लगा होगा। बिल्कुल, एक व्यावहारिक कदम लगा, लेकिन ये ऐसी कीमत थी जिसे देश ने आने वाले दशकों में चुकाया। तो अगर हम इस पूरे शुरुआती दौर को 1885 से 1916 तक के सफर को देखें तो इसका क्या सार निकलता है? इसने देश को क्या दिया? इसने वो जमीन तैयार की जिस पर गांधी जी ने आजादी की शानदार इमारत खड़ी की। पहला, इसने लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा की। सही। दूसरा, इसने एक राष्ट्रीय एकता की नींव रखी जहां लोग प्रांत, जाति और धर्म से ऊपर उठकर खुद को भारतीय समझने लगे। और तीसरा, इसने स्वराज की मांग को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। इस दौर के उतार चढ़ाव ने ही भारतीय जनता को यह सिखाया कि वे एकजुट होकर अपनी आवाज उठा सकते हैं और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। तो संक्षेप में देखें तो 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ एक याचिका देने वाले संगठन के तौर पर। 1905 में बंगाल के विभाजन ने इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। बिल्कुल। 1907 में सूरत की फूटने से कमजोर किया, लेकिन 1916 के लखनऊ समझौते ने इसे फिर से एकजुट कर दिया, भले ही एक विवादित शर्त के साथ। बिल्कुल। ये पूरी कहानी हमें सिर्फ तथ्यों से आगे बढ़कर उस दौर की जटिलताओं और दुविधाओं को समझने पर मजबूर करती है। हाँ, हर फैसले के पीछे कुछ उम्मीदें थीं और कुछ अनचाहे परिणाम भी। और इसी के साथ हम एक विचार अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते में जो एकता दिखाई दी, जिसके लिए पृथक निर्वाचक मंडल जैसी बड़ी मांग को स्वीकार किया गया, क्या वो उस समय की राजनीतिक मजबूरी और एक व्यावहारिक कदम था, या उसने अनजाने में ही भविष्य में विभाजन के वो बीज बो दिए थे जिन्हें निकाल पाना नामुमकिन हो गया? इस पर जरूर सोचिए। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहरी पड़ताल करेंगे जिसने देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जय हिंद। हम बात कर रहे हैं 1915 से 1947 के दौर की, जिसे अक्सर गांधीयन युग कहा जाता है। और आज हम वाकई आधुनिक इतिहास का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन आंदोलनों के पीछे की सोच क्या थी, रणनीति क्या थी और कैसे इन्होंने एक पूरे देश को खड़ा कर दिया। हाँ, और आज हमारा मकसद इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करना है। ये समझना है कि कैसे दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति ने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहस से निकालकर
एक जन आंदोलन में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी परतें खुलते हैं। शुरुआत करते हैं 1915 से। गांधी जी भारत वापस आते हैं। उस वक्त कांग्रेस पहले से ही थी और भी बड़े नेता थे। तो गांधी जी में ऐसा क्या अलग था जिसने उन्हें आते ही मतलब नेशनल स्टेज पर एक अलग पहचान दी? उनके पास 3 बड़े हथियार थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह नहीं है कि ये सिद्धांत नए थे, बल्कि ये है कि उन्होंने राजनीति में नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। उस समय की राजनीति में ये एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा कि हमारे तरीके भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना हमारा मकसद। अच्छा। ये एक नैतिक और जन नेतृत्व का संगम था जो भारतीय राजनीति के लिए बिल्कुल नया था। सत्य और अहिंसा तो सदियों पुराने सिद्धांत हैं, लेकिन सत्याग्रह का उनका विचार अनोखा था। ये सिर्फ शांति से बैठ जाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अन्याय के खिलाफ एक सक्रिय नैतिक लड़ाई थी, जिसमें आप कष्ट सहकर सामने वाले का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने इस विचार को सिर्फ कागज पर नहीं रखा, बल्कि जमीन पर उतारा। उन्होंने साबित किया कि एक आम इंसान भी बिना हथियार उठाए एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। लेकिन उन्होंने ये काम सीधे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू नहीं किया। उन्होंने पहले छोटे-छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स किए, ये देखने के लिए कि उनके तरीके भारत की जमीन पर काम करते हैं या नहीं। ये पायलट प्रोजेक्ट्स मतलब आप चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की बात कर रही हैं। हाँ। तो 1917 में चंपारण से शुरू करते हैं। हाँ। मुद्दा था बिहार के नील किसानों का शोषण, जिन्हें तिनकठिया सिस्टम के तहत जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। हाँ, और यहाँ उनकी कार्यशैली देखने लायक है। वो सीधे अंग्रेजों से लड़ने नहीं गए। पहले उन्होंने हजारों किसानों से बात की, उनकी शिकायतों का दस्तावेजीकरण किया, एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई। अच्छा। उन्होंने तथ्यों और सबूतों के आधार पर एक नैतिक दबाव बनाया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा और वो प्रणाली खत्म हो गई। ये भारत में उनकी पहली बड़ी जीत थी। इसके ठीक बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। हाँ। यहाँ उन्होंने एक नए औजार का इस्तेमाल किया, भूख हड़ताल। हाँ। यह मिल मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर था, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल क्यों की? क्या ये सिर्फ मिल मालिकों पर दबाव बनाने के लिए थी? ये एक दिलचस्प सवाल है। भूख हड़ताल सिर्फ मिल मालिकों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि मजदूरों का मनोबल बनाए रखने के लिए भी थी। अच्छा। हड़ताल लंबी खिंच रही थी और मजदूर कमजोर पड़ रहे थे। गांधी जी की भूख हड़ताल ने उन्हें नैतिक रूप से मजबूत किया और उन्हें फिर से जोश भर दिया। ये दिखाता है कि उनके तरीके कितने मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक थे। और फिर उसी साल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जहां फसल खराब होने के बावजूद किसानों से टैक्स वसूला जा रहा था। सही। वहां भी उन्हें सफलता मिली। तो इन 3 सफलताओं ने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा एक तरह से गांधी जी को एक मास लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। हाँ, उन्होंने एक ऐसा भरोसा कायम किया जो बाद में राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का आधार बना। बिल्कुल, उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ शहरों के अभिजात वर्ग के नेता नहीं हैं, बल्कि किसानों और मजदूरों के मुद्दों को समझते हैं और उनके लिए लड़ सकते हैं। एक तरह से उन्होंने भारत की नब्ज पकड़ ली थी। तो गांधी जी ने 3 बहुत ही अलग-अलग लड़ाइयां जीती, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और फिर से किसानों के लिए। लेकिन ये सब स्थानीय सफलताएं थीं। इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की चुनौती बहुत बड़ी रही होगी। अगला कदम क्या था? अगला कदम था पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। लेकिन इसकी जमीन 2 बड़ी घटनाओं ने तैयार की। ओके। एक 1919 का रॉलेट एक्ट, जो सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देता था। हाँ। और दूसरा, इसी एक्ट के विरोध में हो रही एक शांतिपूर्ण सभा पर जलियांवाला बाग में हुआ क्रूर नरसंहार। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो इस आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? मतलब लोगों को करना क्या था? कार्यक्रम बहुत स्पष्ट था और इसके 2 हिस्से थे। एक था बहिष्कार। बहिष्कार। विदेशी सामान, कपड़े, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, हर उस चीज का बहिष्कार करना था जो ब्रिटिश राज को चलाती थी। ये ब्रिटिश व्यवस्था को हर स्तर पे खारिज करना था। और दूसरा हिस्सा क्या था? सिर्फ बहिष्कार से तो देश नहीं चलता, है ना? बिल्कुल। दूसरा हिस्सा था रचनात्मक कार्यक्रम। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ साथ खादी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना था, जो आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक बना। अच्छा। सरकारी स्कूलों के जवाब में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना करनी थी। ये सिर्फ ना कहना नहीं था,
बल्कि एक वैकल्पिक भारतीय व्यवस्था बनाने की कोशिश भी थी। लेकिन 1922 में ये आंदोलन अचानक बंद हो गया। ये तो बहुत सफल हो रहा था, पूरा देश एक साथ था। फिर सिर्फ चौरी चौरा में हुई एक हिंसक घटना की वजह से गांधी जी ने सब कुछ रोक दिया। उस समय के कई नेताओं को भी ये फैसला समझ नहीं आया होगा। क्या ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती नहीं थी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पे आज भी बहस होती है। कई लोगों का मानना था कि आंदोलन जब अपने चरम पर था तब उसे वापस लेना एक गलती थी। सही। लेकिन गांधी जी के नजरिए से देखें तो उनके लिए आंदोलन का अहिंसक रहना सबसे जरूरी था। अच्छा। उन्हें लगा कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो अंग्रेजों को दमन करने का बहाना मिल जाएगा और हम अपनी नैतिक शक्ति खो देंगे। मतलब उनके लिए सिद्धांत ज्यादा जरूरी थे। हाँ, उनके लिए ये एक सिद्धांत का सवाल था। वो एक ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते थे जिसकी नींव हिंसा पर रखी हो। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद 1922 से लेकर 1930 के दांडी मार्च तक लगभग 8 साल का एक लंबा गैप है। हाँ। इन 8 सालों में क्या हुआ? क्या देश में सब कुछ शांत था? बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से मंथन और तैयारी का दौर था। जब एक बड़ा आंदोलन रुकता है तो नई ऊर्जा और नए विचार सामने आते हैं। कांग्रेस के भीतर ही दो गुट बन गए थे। अच्छा। एक थे स्वराजिस्ट, जैसे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, जिनका मानना था कि हमें चुनाव लड़कर काउंसिलों में घुसना चाहिए और सिस्टम को अंदर से बदलना चाहिए। और दूसरा गुट? दूसरे थे नो चेंजर्स, जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। खादी, छुआछूत मिटाना और हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करना। और इसी दौर में एक और धारा मजबूत हो रही थी, क्रांतिकारियों की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा सामने आए जिन्हें लगता था कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। तो मतलब जमीन के नीचे लावा खौल रहा था। हाँ, जो 1930 में दांडी मार्च के रूप में फूट पड़ा। तो अब आते हैं 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके सबसे मशहूर हिस्से दांडी मार्च पर। ये तो हम सबने सुना है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतने सारे कानून थे तोड़ने के लिए, तो गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? ये तो बहुत ही साधारण सी चीज लगती है। और यहीं पर गांधी जी की राजनीतिक समझ और ब्रांडिंग की महारत दिखती है। आज के जमाने में जिसे वायरल कंटेंट कहते हैं, ये वही था। नमक सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो अन्याय का एक रोजमर्रा का प्रतीक था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। सही। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी को नमक की जरूरत थी। और अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगाकर उसके उत्पादन पर अपना एकाधिकार कर रखा था। तो उन्होंने एक जटिल राजनीतिक लड़ाई को एक सरल, शक्तिशाली सिंबल में बदल दिया है, जिसे कोई भी समझ सकता था और उसका हिस्सा बन सकता था। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक साधारण सी चीज को राजनीतिक हथियार बना देना। मुझे लगता है अंग्रेजों को भी शुरू में समझ नहीं आया होगा कि इस पर प्रतिक्रिया कैसे दें। शुरू में उन्होंने इसे मजाक में लिया, लेकिन जब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ 240 मील की यात्रा शुरू की और जब तक वो दांडी पहुंचे उनके पीछे हजारों का हुजूम था, तब उन्हें इसकी गंभीरता समझ आई। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक तरह की तीर्थ यात्रा बन गया था। दुनिया भर के अखबार इसे कवर कर रहे थे। इसके बाद पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए, जिसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। इस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ? इसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ और 1931 में गांधी-इरविन पैक्ट हुआ। अच्छा। सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार देने पर राजी हुई और बदले में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो गोलमेज सम्मेलन तो असफल रहा था ना? हाँ, सम्मेलन से कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? लेकिन इसने एक बात साफ कर दी, अब ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। गांधी जी अब सिर्फ एक विद्रोही नहीं, बल्कि एक बराबरी के जेचुशनकार, मतलब एक नेगोशिएटर थे जिन्हें लंदन बुलाया जा रहा था। ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। बिल्कुल। और फिर आता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हमारे सोर्सेज इसे स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम प्रहार कहते हैं। इसकी वजह क्या थी? माहौल में ऐसा क्या बदल गया था कि अब करो या मरो की नौबत आ गई? इसकी तात्कालिक वजह थी क्रिप्स मिशन की विफलता। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन को भारत के सहयोग की जरूरत थी। उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जिन्होंने युद्ध के बाद
भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता का कोई वादा नहीं किया। और गांधी जी ने इसे एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हाँ, बिल्कुल। इस विफलता के बाद ये स्पष्ट हो गया कि अब बातचीत से काम नहीं चलेगा और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना ही होगा। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ये आंदोलन पिछले आंदोलनों से कैसे अलग था? ये कई मायनों में अलग था। ये एक स्वतःस्फूर्त जनविद्रोह था। अच्छा। आंदोलन शुरू होने की घोषणा के अगले ही दिन गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा कि नेता जेल में होंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हाँ, बिल्कुल। ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन बन गया और जनता ने खुद ही कमान संभाल ली। मतलब आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। हाँ, देश के कई हिस्सों में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए और लोगों ने ब्रिटिश शासन के प्रतीकों पर हमला किया। कुछ जगहों पर, जैसे बंगाल के मिदनापुर और महाराष्ट्र के सतारा में, समानांतर सरकारें भी बनी। समानांतर सरकारें? हाँ, जिन्होंने कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंका था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को ये साफ संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज करना असंभव है। तो ये उनके शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बिल्कुल। तो इस आंदोलन के बाद स्वतंत्रता तक का सफर कैसा रहा? क्या इसके बाद सब कुछ तेजी से हुआ? हाँ, इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ दिया था। वहां लेबर पार्टी की सरकार बनी जो भारत की आजादी के पक्ष में थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाना था। एक अंतरिम सरकार बनी। और फिर विभाजन? हाँ, दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेदों के कारण देश के विभाजन की योजना को भी स्वीकार करना पड़ा और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो 1915 में गांधी जी की वापसी से लेकर 1947 में आजादी तक ये एक लंबा और घटनाओं से भरा सफर था। हमने देखा कि कैसे चंपारण में एक छोटा सा प्रयोग असहयोग आंदोलन जैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदला, फिर दांडी मार्च ने अवज्ञा को एक नया प्रतीक दिया और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंतिम प्रहार किया। हर एक घटना ने अगली घटना के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत नैतिक बल और जन भागीदारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को चुनौती दी गई। सही। हर आंदोलन का अपना एक कारण था, एक तरीका था और एक नतीजा था, जो सब मिलकर भारत की आज़ादी की कहानी लिखते हैं। ये सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के जागरण की गाथा है। ये स्रोत हमें घटनाओं का एक स्पष्ट क्रम तो दिखाते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। और वो सवाल क्या है? क्या ये आंदोलन केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थे, या ये अपने आप में एक नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया भी थे, जहां स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधार जैसे विचारों को सिर्फ कहा नहीं जा रहा था, बल्कि जमीन पर उतारा जा रहा था? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प। भारत की आज़ादी की कहानी को अक्सर एक ही नजरिए से देखा जाता है, कांग्रेस का धीमा, कानूनी और अहिंसक संघर्ष। लेकिन इसी कहानी के समानांतर एक और कहानी चल रही थी, एक ऐसी कहानी जो खून, जुनून और बारूद से लिखी गई। उन युवाओं की कहानी जिन्हें लगा कि आज़ादी अर्जियों से नहीं, बलिदान से मिलेगी। आज हम इसी क्रांतिकारी आंदोलन की नब्ज पर हाथ रखेंगे, इसका पूरा चीरफाड़ करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे उन घटनाओं, चेहरों और विचारों के बीच ले जाते हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। हमारा मिशन यह समझना है कि इस क्रांति की आग लगी कहां से, ये फैली कैसे और इसकी लपटों ने आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। बिल्कुल। और हम सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं देखेंगे, हम उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे, उस मानसिकता में उतरेंगे जहां एक नौजवान को लगता है कि देश के लिए जान देना जान लेने से बड़ा काम है। बंगाल की गलियों से लेकर लाहौर के चौकों तक हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों की पूरी बनावट और उनके असर की पड़ताल करेंगे। को गांधी के रास्ते से बिल्कुल अलग एक हिंसक रास्ते पर डाल दिया। देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस दौर के नौजवानों के मन में झांकना होगा। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस की प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट यानी प्रार्थना, याचिका, विरोध की राजनीति से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। वो अंग्रेजों की ताकत का जवाब ताकत से देना चाहते थे। अच्छा। उनकी विचारधारा के, आप कह सकती हैं, 4 मुख्य स्तंभ थे। अच्छा। पहला, हिंसक प्रतिरोध।
उनका मानना था कि बहरी हुकूमत को धमाकों से ही सुनाया जा सकता है। और दूसरा? दूसरा, राष्ट्र के लिए बलिदान का जज्बा, जो उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। तीसरा, अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए गुप्त समितियां बनाना। और चौथा, युवाओं पर पूरा भरोसा। उन्हें लगता था कि इस देश को सिर्फ युवा ही बदल सकते हैं। हमारे स्रोत इसे एक्शन ओरिएंटेड नेशनलिज्म कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब सोच विचार से ज्यादा करने पर जोर। तो ये आग सबसे पहले भड़की कहाँ? हमारे स्रोत बंगाल और महाराष्ट्र की तरफ इशारा करते हैं। ये दो जगह ही क्यों? हाँ, बंगाल को तो क्रांतिकारी आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। खासकर 1905 के बंगाल विभाजन के बाद वहां का माहौल बिल्कुल बदल गया था। वहां दो बड़े समूह सामने आए। एक थी 1902 में बनी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जी, इसका काम था युवाओं को इकट्ठा करना, उन्हें लाठी चलाना, कसरत करना सिखाना और दिमागी तौर पर क्रांति के लिए तैयार करना। ये एक तरह से क्रांति की नर्सरी थी। और दूसरा समूह युगांतर, वो इनसे अलग कैसे था? युगांतर समूह एक कदम आगे था। वो सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे थे, वो सीधे एक्शन में थे। उनका युगांतर नाम का अखबार आग उगलता था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर लिखा जाता था। अच्छा, तो सिर्फ लिखना ही नहीं? नहीं, ये लोग बम बनाने और ब्रिटिश अफसरों पर हमले करने जैसी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल थे। तो बंगाल में एक तरफ विचारधारा की जमीन तैयार हो रही थी और दूसरी तरफ अमली तौर पर धमाके भी हो रहे थे। और महाराष्ट्र, क्या वहां भी यही पैटर्न था या वहां की कहानी कुछ और थी? महाराष्ट्र की कहानी और भी पहले शुरू होती है और थोड़ी ज्यादा सीधी है। 1897 में पुणे में चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने ब्रिटिश अफसर WC रैंड की हत्या कर दी। रैंड जो प्लेग कमिश्नर था। हाँ वही। वो प्लेग के दौरान अपनी ज्यादतियों के लिए बहुत बदनाम था। इस घटना को भारत में सशस्त्र क्रांति की पहली बड़ी और साफ आवाज माना जाता है। ये एक कच्चा भावनात्मक कदम था जो बंगाल के संगठित समूहों से अलग था, लेकिन इसने पूरे देश के युवाओं को एक संदेश दिया कि ऐसा भी किया जा सकता है। यानी शुरुआत छोटी बिखरी हुई घटनाओं से हुई, लेकिन फिर एक बड़ा संगठन बनता है जिसका जिक्र बार बार आता है, HSRA। इसने इस पूरे आंदोलन को कैसे एक शक्ल दी? जी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA इस आंदोलन का सबसे अहम मोड़ था। इसका पुराना नाम था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और नाम में ये जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये पूरी सोच का बदलाव था। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। इस एक शब्द को जोड़ने का मतलब क्या था? ये सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। इसका मतलब था कि अब वो दो दुश्मनों से लड़ रहे थे। दो दुश्मन? एक बाहरी दुश्मन ब्रिटिश साम्राज्यवाद और दूसरा अंदर का दुश्मन भारतीय पूंजीवाद और जमींदारी। उनकी नजर में आजादी का मतलब सिर्फ झंडा बदलना नहीं था। वो चाहते थे कि आजादी के बाद खेतों और कारखानों का मालिक कौन होगा, ये भी बदले। उनका सपना एक ऐसे देश का था जिसे मजदूर और किसान चलाएं, न कि विदेशी हुक्मरान या देसी सेठ। इस एक शब्द ने उन्हें सिर्फ बागी से एक भविष्य का सपना देखने वाला बना दिया। और इस सोच के पीछे चेहरे कौन थे? इसके पीछे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे बड़े नाम थे। और ये सिर्फ बंदूक चलाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, ये गहरे विचारक थे। खासकर भगत सिंह, उनके लेख पढ़कर पता चलता है कि वो समाजवाद, नास्तिकता और क्रांति के मतलब पर कितना गहरा सोचते थे। और मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब है क्रांति अमर रहे, वो भी इसी संगठन और इन्हीं नेताओं की देन है। इस एक नारे ने पूरे देश की नसों में जोश भर दिया। तो अब उनके पास विचारधारा थी, संगठन था, लेकिन विचारों को ईंधन चाहिए होता है, और क्रांतिकारियों के लिए वो ईंधन था पैसा और हथियार। शायद यहीं से काकोरी कांड जैसी घटनाओं की शुरुआत होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ, वो इसी जरूरत से पैदा हुआ था। HRA के सदस्यों ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन रोककर उसमें लदा सरकारी खजाना लूट लिया। तो ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी? नहीं, ये एक ऐलान था। अपने ही देश का पैसा जो अंग्रेज लूट कर ले जा रहे थे, उसे छीनकर देश की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान। राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुख्य योजनाकार थे। भले ही इस कांड के बाद अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे बड़े नेताओं को फांसी हो गई, लेकिन इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को संदेश दे दिया कि ये युवक कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद मदले की भावना और तेज हो गई। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या तो सीधे सीधे एक
कत्ल का बदला था? हाँ, वो बिल्कुल सीधा और निजी बदला था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। इसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। इसे पूरे देश ने एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा। बिल्कुल। भगत सिंह और राजगुरु ने इसका बदला लेने के लिए पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये एक साफ संदेश था कि हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर आता है 1929 का सेंट्रल असेंबली बम कांड। ये घटना मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती क्योंकि इसका मकसद किसी को मारना था ही नहीं, तो फिर बम फेंका ही क्यों? ये घटना इन क्रांतिकारियों की रणनीति के शिखर को दिखाती है। वो अब सिर्फ हिंसा नहीं कर रहे थे, वो पॉलिटिकल थिएटर कर रहे थे। पॉलिटिकल थिएटर? हाँ, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। उस वक्त वहां अंग्रेज सरकार के 2 दमनकारी बिलों पर बहस चल रही थी। बम बहुत कम ताकत के थे और उन्हें जानबूझकर खाली जगह पर फेंका गया। मकसद था बहरों को सुनाना। वे दुनिया का ध्यान खींचना चाहते थे। मतलब ये एक तरह का पहला मीडिया स्टंट था, खबरों में आने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। आप कह सकती हैं। और इसका सबसे नाटकीय हिस्सा को इसके बाद आया। उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे फेंके। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली लड़ाई अब अदालत में लड़ी जाएगी। उन्होंने अदालत को अपने मंच में बदल दिया। मुकदमे के दौरान दिए गए उनके बयानों ने, जो अखबारों में छपते थे, पूरे देश के युवाओं में क्रांति का संदेश पहुंचा दिया। उन्होंने दुश्मन के ही हथियार से दुश्मन को मात दे दी। इन सभी घटनाओं में एक नाम बार बार गूंजता है जो कभी पकड़ में नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद। वो एक किंवदंती की तरह थे। आजाद तो सशस्त्र क्रांति के जीते जागते प्रतीक में। जब काकोरी के बाद पूरा संगठन बिखर गया था, तब आजाद ने ही उसे दोबारा खड़ा किया और HSRA की नींव रखी। उनकी पहचान उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। इसका मतलब था कि वो कभी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। और उन्होंने अपनी ये प्रतिज्ञा निभाई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने अकेले ही मुकाबला किया, और जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने वो खुद को मार ली। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक अकेला आदमी एक पार्क में पुलिस की फौज से लड़ रहा है, सिर्फ अपनी आजादी की कसम निभाने के लिए। ये छवि आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। इसी दौर में 1930 में पूरम में एक और बहुत बड़ी घटना हुई, चटगांव शस्त्रागार छापा। ये किसी एक अफसर पर हमला या खजाना लूटने से बहुत बड़ा और संगठित ऑपरेशन लगता है। निश्चित रूप से चटगांव का विद्रोह एक अलग ही स्तर का था। इसे मास्टरदा के नाम से मशहूर सूर्यसेन ने अंजाम दिया था। ये एक पूरी तरह से योजनाबद्ध सैन्य हमला था। हाँ, उनका मकसद था चटगांव के सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा करना, टेलीफोन टेलीग्राफ लाइनें काट देना और शहर को पूरे देश से अलग कर एक अस्थायी आजाद सरकार का ऐलान कर देना। और वो इसमें कामयाब हुए? कुछ हद तक। उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, वहां तिरंगा फहराया और एक प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का ऐलान भी कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो हथियारों का पता तो लगा पाए, पर गोला बारूद का नहीं। इसके बावजूद इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। इसने साबित किया कि क्रांतिकारी सिर्फ छोटे-मोटे हमले ही नहीं, बल्कि एक पूरे शहर पर कब्जा करने जैसी बड़ी कार्रवाई की भी हिम्मत और योजना रखते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इतना जोश, इतनी हिम्मत, इतना बलिदान, इसके बावजूद ये आंदोलन आखिरकार धीमा क्यों पड़ गया? ये आग ठंडी कैसे पड़ गई? इसके कई बड़े कारण थे। सबसे पहला और सबसे जाहिर कारण था अंग्रेजों का भयानक दमन। उन्होंने क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, मुकदमे और फांसियों ने धीरे धीरे पूरे नेतृत्व को ही खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये एक टिकाऊ रास्ता था? मेरा मतलब है, शहादत पर बनी विचारधारा ताकतवर तो होती है, पर इसका ये भी मतलब है कि आप लगातार अपने सबसे बेहतरीन लोगों को खोते रहते हैं। क्या इसने आंदोलन को अंदर से कमजोर नहीं किया? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यही दूसरे कारण की ओर ले जाता है। इस आंदोलन को कभी भी व्यापक जन समर्थन नहीं मिला। ये मुख्य रूप से बंगाल, पंजाब और उत्तर भारत के शहरों के पढ़े लिखे युवाओं तक ही सीमित रहा। गांव का आम किसान, मजदूर इससे कभी सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाया। तो फिर आखिर में इनकी विरासत क्या है? इनके योगदान को हम कैसे देखें? क्या ये सिर्फ एक नाकाम कोशिश थी? अगर हम इसे सिर्फ जीत हार के तराजू पर तौलेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। उनकी विरासत बहुत गहरी है। उन्होंने हार जीत के लिए लड़ाई नहीं की, उन्होंने चेतना जगाने के लिए लड़ाई की।
उन्होंने युवाओं में देशभक्ति की वो आग भरी जो शायद किसी और तरीके से नहीं भर सकती थी। उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग को बहस के केंद्र में ला दिया। उनसे पहले तक कांग्रेस में कई लोग डोमिनियन स्टेटस यानी अंग्रेजों के मातहत स्वशासन पर ही राजी थे। भगत सिंह की शहादत के बाद भारत के युवाओं के लिए ये बहस ही खत्म हो गई। ये एक दिलचस्प बात है कि ये दोनों रास्ते, गांधी का और क्रांतिकारियों का, एक दूसरे को काटते हुए भी शायद एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि क्रांतिकारी आंदोलन एक पटाखे की तरह था, एक जोरदार धमाका जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और आसमान में रोशनी कर दी, लेकिन वो ज्यादा देर तक जल नहीं सका। और गांधी का आंदोलन? वही गांधी का आंदोलन एक धीमी, लगातार फैलने वाली आग की तरह था, जिसने धीरे धीरे पूरे जंगल को, पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। क्रांतिकारियों ने जो दबाव बनाया, जो डर पैदा किया, उसने शायद अंग्रेजों को ये सोचने पर भी मजबूर किया कि गांधी जैसे अहिंसक नेताओं से बात करना और समझौता करना ही बेहतर विकल्प है। तो आज हमने क्रांति की उस आग को महसूस किया, बलिदान की कहानियों को समझा और ये भी देखा कि कैसे ये धारा धीरे धीरे मुख्य धारा में विलीन हो गई। और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि भारत की आज़ादी की लड़ाई कोई एक सीधी सपाट कहानी नहीं है। इसमें कई रंग, कई रास्ते और कई सच एक साथ चल रहे थे। अहिंसा का महान प्रयोग था तो सशस्त्र क्रांति का जज्बा भी, कानून की लड़ाई थी तो जान देने और लेने की प्रतिज्ञा भी। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत क्रांतिकारियों और गांधीवादी आंदोलन के बीच एक साफ फर्क दिखाते हैं, पर सवाल ये उठता है, क्या इनमें से कोई एक आंदोलन दूसरे के बिना उतना ही सफल हो सकता था? क्या क्रांतिकारियों के दबाव ने ही अंग्रेजों को अहिंसक आंदोलनकारियों से बात करने की मेज पर आने के लिए मजबूर किया, या ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं जिनका एक दूसरे पर कोई खास असर नहीं था? आज हम बात करेंगे 1940 से 1947 के उन 7 सालों की। ये वो 7 साल हैं जब भारत की, आप कह सकते हैं, किस्मत लिखी जा रही थी। ये दौर इतना तेज था कि लगता है जैसे इतिहास फास्ट फॉरवर्ड पे चल रहा हो। हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स हैं जो इस उलझे हुए दौर को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए परत दर परत ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ 7 साल के अंदर भारत आज़ाद भी हुआ और उसका बंटवारा भी हो गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। मतलब एक घटना गिरती है और अपने साथ अगली कई घटनाओं को गिरा देती है। और इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, जिसने माहौल को पहले से ही बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना रखा था। हर फैसला उस युद्ध के साए में लिया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। हमारे नोट्स बताते हैं कि 1940 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों की हालत भारत में काफी पतली हो गई थी। दूसरा विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन इसका सीधा असर भारत में उनकी पकड़ पर कैसे पड़ा? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, खुद युद्ध का दबाव। ब्रिटेन अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा हिटलर के खिलाफ झोंक चुका था। दूसरा, इसी वजह से पैदा हुआ जबरदस्त आर्थिक संकट, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य की कमर टूट चुकी थी। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन। बिल्कुल, वो अब इतना मजबूत हो चुका था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो अंग्रेजों के पास न पैसा था, न वो ताकत कि वे भारत जैसे विशाल देश पर अब और नियंत्रण रख पाते। अच्छा, और इसी कमजोर होती पकड़ का फायदा उठाते हुए 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना लाहौर प्रस्ताव पास कर दिया। इसमें पहली बार खुलकर साफ-साफ मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये तो भारतीय राजनीति में एक भूचाल जैसा था। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात है इसका समय। ये मांग तब की गई जब अंग्रेज सबसे ज्यादा कमजोर थे। इस प्रस्ताव ने बंटवारे की सोच को, जो अब तक शायद हवा में थी, उसे एक औपचारिक राजनीतिक लक्ष्य बना दिया। वो कागज पर आ गई। इसके बाद अंग्रेजों, कांग्रेस और लीग के बीच होने वाली हर बातचीत के केंद्र में यही सवाल खड़ा हो गया, एक भारत या दो? तो एक तरफ अलग देश की मांग उठ चुकी थी और दूसरी तरफ अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे। जाहिर है कुछ तो करना था। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। नोट्स में लिखा है कि इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया, लेकिन ये मिशन तो बुरी तरह फेल हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया। हाँ,
क्योंकि ये एक ऐसा समझौता था जो किसी को भी खुश नहीं कर पाया। मुस्लिम लीग को इसमें पाकिस्तान बनाने का कोई साफ वादा नहीं देखा, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। और कांग्रेस के लिए? एक मिनट, यहाँ डोमिनियन स्टेटस का मतलब थोड़ा साफ करते हैं। इसका मतलब था कि भारत आजाद तो होगा, लेकिन देश का मुखिया ब्रिटेन का राजा या रानी ही रहेगा, जैसा आप हाँ, आज भी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में है। तो 1942 तक आते आते ये तो भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक अपमान जैसा था। उन्हें तो पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी चाहिए थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कांग्रेस का कहना था कि ये वादा बहुत कम है और बहुत देर से आया है। उनके लिए ये ऐसा था जैसे कोई दौड़ जीतने के बाद उसे इनाम में चांदी का मेडल दे, जबकि वो सोने का हकदार हो। वे अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर राजी नहीं थे। तो मतलब बातचीत का रास्ता बंद हो गया। और महात्मा गांधी का जवाब था, अब बात नहीं, सिर्फ आंदोलन। क्रिप्स मिशन की नाकामी के फौरन बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। करो या मरो का नारा दिया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। क्या उन्हें लगा था कि अंग्रेज इस दबाव में टूट जाएंगे? ये एक सीधा और बहुत ताकतवर जवाब था। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को दो बातें साफ कर दी। पहली कि भारतीय जनता अब किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी, और दूसरी कि अब सिर्फ ताकत के दम पर भारत पर राज करना नामुमकिन है। जब देश के हजारों लाखों लोग सड़कों पर हों तो आप कितनों को जेल में डालेंगे? इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। इस बड़े आंदोलन के 3 साल बाद 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, एक और कोशिश हुई, वेवल योजना और शिमला सम्मेलन। इसका मकसद एक अंतरिम सरकार बनाना था, लेकिन ये भी नाकाम रही। हर बार एक ही कहानी। और हर नाकामी के साथ सिर्फ निराशा नहीं बढ़ रही थी, बल्कि दोनों पक्षों के बीच की जो खाई थी वो और गहरी होती जा रही थी। और ये खाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। जमीनी स्तर पर हर नाकाम बातचीत के बाद आम लोगों का ये यकीन और पक्का हो जाता था कि दूसरा पक्ष कभी नहीं मानेगा। इसने शक को, आप कह सकते हैं, दुश्मनी में बदलना शुरू कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन और शिमला सम्मेलन की नाकामी ने ये तो साफ कर दिया था कि अब छोटे मोटे वादों से काम नहीं चलेगा। तो क्या अंग्रेजों ने भारत को एकजुट रखने के लिए कोई आखिरी सबसे बड़ी कोशिश की? हाँ, उन्होंने की। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसे हम अंग्रेजों की तरफ से भारत को एक रखने की आखिरी और सबसे गंभीर कोशिश कह सकते हैं। योजना बहुत जटिल थी, लेकिन उसका सार ये था कि भारत एक रहेगा, लेकिन उसका ढांचा संघात्मक होगा। संघात्मक ढांचा, ये सुनने में काफी जटिल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? कैबिनेट मिशन की योजना को आप एक 3 मंजिला इमारत की तरह सोच सकते हैं। सबसे ऊपर एक कमजोर केंद्र सरकार, जिसके पास सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार जैसे मामले हों। बीच की मंजिल पर प्रांतों के समूह, कुछ हिंदू बहुल, कुछ मुस्लिम बहुल, जिन्हें अपने नियम बनाने की काफी आज़ादी हो। और सबसे नीचे पूरी तरह से आज़ाद प्रांत। कागज पर यह सबको कुछ न कुछ दे रहा था, लेकिन असल में किसी को भी ये पसंद नहीं आया कि उनके घर का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हम सारा दोष सिर्फ राजनीतिक मतभेदों पर डाल सकते हैं, या ये अंग्रेजों की दशकों पुरानी बांटो और राज करो की नीति का ही नतीजा था, जिसने इस अविश्वास को इतना गहरा कर दिया था कि अब कोई समझौता मुमकिन ही नहीं था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यकीनन उस अविश्वास की जड़ें बहुत गहरी थीं, और कैबिनेट मिशन की विफलता ने एक तरह से बंटवारे को लगभग तय कर दिया। इसके बाद भारत के एक रहने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। ये वो पॉइंट था जिसके बाद शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसके बाद तो घटनाएं जैसे किसी ढलान पर लुढ़कने लगी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। मुस्लिम लीग पहले तो इसमें शामिल नहीं हुई, फिर हुई, लेकिन सरकार चल नहीं पाई। वो सरकार एक पुल बनने के बजाय एक अखाड़ा बन गई। सरकार के भीतर ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मंत्री एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। इसने जमीनी स्तर पर यह संदेश दिया कि अगर ये नेता मिलकर एक सरकार नहीं चला सकते तो दो अलग अलग समुदाय एक देश में कैसे रहेंगे। इसने बंटवारे की आग में घी का काम किया। और फिर 1947 में इस कहानी के आखिरी किरदार की एंट्री होती है, लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय। उनके आने के साथ ही खेल का अंत नजदीक आ गया। माउंटबेटन योजना में कोई लाग लपेट नहीं थी, सीधा सीधा बंटवारे का फॉर्मूला था। माउंटबेटन एक सैनिक थे। उन्हें भारत पहुंचते ही समझ आ गया कि हालात वो गृहयुद्ध की कगार पर हैं। उन्हें लगा कि अब एकता की बात करना खतरनाक है,
और किसी बड़े खून खराबे से बचने का एक ही रास्ता है, बंटवारा, और वो भी जल्द से जल्द। इसीलिए उन्होंने सत्ता सौंपने की तारीख को जून 1948 से घटाकर अगस्त 1947 कर दिया। उनका मकसद और ज्यादा हिंसा और अनिश्चितता को टालना था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसराय तो थे ही, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, और फिर आखिरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पास हुआ। वो कानूनी दस्तावेज जिसने 200 साल के ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी, और इसी अधिनियम के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों नए देश दुनिया के नक्शे पर उभरे। इस कानून ने दोनों देशों की संविधान सभाओं को पूरी तरह से संप्रभु बना दिया, यानी अब वे अपने देश का भविष्य लिखने के लिए पूरी तरह आजाद थीं। ये एक साम्राज्य के अंत और 2 राष्ट्रों के जन्म का ऐलान था। तो इन सब राजनीतिक फैसलों का, इन योजनाओं और अधिनियमों का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ? अंजाम बहुत भयानक था। नोट्स में साफ लिखा है, सांप्रदायिक दंगे, बड़े पैमाने पर पलायन और जान माल का इतना नुकसान जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हिंसक विस्थापनों में से एक था। लाखों लोग रातों रात अपने ही घरों में, अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गए। उन्हें सब कुछ छोड़कर एक ऐसी सरहद के पार जाना पड़ा जिसे कुछ दिन पहले ही नक्शे पर खींचा गया था। हमारे स्रोत इसे मानवीय संकट कहते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये शब्द उस दर्द और पीड़ा को बयां करने के लिए बहुत छोटा है। तो ये थी 7 सालों की कहानी, 1940 के लाहौर प्रस्ताव से लेकर 1947 की आज़ादी और बंटवारे तक। इन नोट से ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था। ये एक के बाद एक नाकाम कोशिशों की एक लंबी श्रृंखला थी, जहां हर नाकामी ने बंटवारे की खाई को और चौड़ा कर दिया। हाँ, ये स्रोत हमें उन राजनीतिक फैसलों और उनके नतीजों का एक साफ सिलसिला दिखाते। हर घटना एक डोमिनो की तरह अगली को गिराती चली गई, लेकिन यह हमें एक ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या 1940 के बाद कोई ऐसा मोड़ था जहां से एक अलग नतीजा, एक संयुक्त स्वतंत्र भारत सच में मुमकिन था, या एक बार बंटवारे का रास्ता शुरू हो जाने के बाद उसे पलटना नामुमकिन हो चुका था? नमस्ते।